A path to the constitution. A part to the constitution. Okay, so despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. Despite all these difficulties, यानी वो जितनी समस्याएं हमने पढ़ी है ना, कि प्रिंसली स्टेट्स का प्रॉब्लम था, देन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ड्यू टू पार्टीशन, तो उतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी there was one big advantage for the makers of Indian Constitution. अरे उतनी समस्याओं के बावजूद भी जब हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट साथ में था, एडवांटेज था। वो एडवांटेज क्या था? Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like, है ना? यानी साउथ अफ्रीका में जब आजादी मिली, साउथ अफ्रीका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो जो वहां के लोग थे, साउथ अफ्रीकन पीपल थे, उन्हें ये डिसाइड करने में बड़ी परेशानी हुई कि हमें हमारे कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है या किस प्रकार की कंट्री बनाना है। जबकि इंडिया में इन सब चीजों पर आजादी मिलने से पहले 1947 से काफी पहले ये सारे विचार हो चुके थे। ओके, सो मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इनमें से बहुत सारा डिस्कशन और डिसीजन कि आजादी मिलने के बाद हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा, हमारे कंट्री में किस प्रकार से रूल चलेगा। सो मच ऑफ दिस कंसेंसस, है ना, बहुत सारी चीजें जो है ऑलरेडी फ्रीडम स्ट्रगल के पहले इवॉल्व की जा चुकी थी। फ्रीडम स्ट्रगल के पहले ये सारी बातें कंप्लीट हो चुकी थी। सो आवर नेशनल मूवमेंट was not merely a struggle against a foreign rule. ठीक है, हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो सिर्फ एक फॉरेन रूल के अगेंस्ट में स्ट्रगल नहीं था। It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. यानी जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है, तो दो तरीकों से इस पर डिबेट और डिस्कशन चल रहा था। ठीक, यहां तक बात आई समझ में? यस सर। हेलो संध्या। यस सर। ठीक है, ओके ओके फाइन। ठीक, there were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. So there were sharp differences of opinion within the freedom struggle. यानी जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय पर क्या हो रहा था, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में अलग अलग विचार चल रहे थे। यानी कुछ जो लीडर्स थे वो दूसरे तरीके से सोच रहे थे, बाकी के लीडर्स अन्य दूसरे तरीकों से सोच रहे थे। सो सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। इस प्रकार के जो डिफरेंस हैं, विचारों में मतभेद आज भी है ना, और इन्हीं विचारों के डिफरेंसेस के कारण हमारे कंट्री में क्या होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज किसी कंट्री में होने का मतलब ही ये है, किसी भी कंट्री में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होने का यही मतलब होता है कि वो जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें लोगों के बीच में क्या है, वैचारिक मतभेद है, विचारों को लेकर के डिफरेंसेस है, बट some basic ideas had
come to be accepted by almost everyone, परंतु लगभग हर व्यक्ति, देश का हर नागरिक कुछ बेसिक आइडियाज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. डाउट तो नहीं? No, sir, no doubt. ठीक, ओके। So as far back as in 1922, ठीक है, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय पर 1928 के आसपास, ठीक है, वन ऑफ द लीडर, एक जो लीडर थे हमारे मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India, ठीक है। So 1928, ठीक है, 1928 के समय मोतीलाल नेहरू ने बाकी के रिमेनिंग कांग्रेस लीडर्स के साथ मिलकर के इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यानी इंडिया आजाद तो नहीं हुआ था, है ना, परंतु हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी ये तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी थी। कौन सी तैयारियां? कि हम लोग आजादी प्राप्त करने के बाद, आजादी के बाद में किस तरीके से, आजादी के बाद हम अपना कंट्री कैसे चलाएंगे। तो कंट्री चलाने के लिए किसकी जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। समृद्धि, इतनी बात आई समझ में? Sir. तो हमारा जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, 1947 के काफी पहले हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इन चीजों पर, इन बातों पर पहले से ही विचार करना शुरू कर दिया था कि जब हिंदुस्तान आजाद होगा तो हम अपने कंट्री को किस प्रकार रन करेंगे, ठीक है। अब ये डिस्कशन उन्होंने पहले ही करना शुरू कर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट दे डिड, दे हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्या बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन मोतीलाल नेहरू और बाकी के अदर कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर के इंडिया के लिए बनाया। ये कल के वीडियो में भी हमने देखा था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress, okay, dwelt on how independent India's constitution should look like. So 1931 में, ठीक है, कराची जो आज पाकिस्तान में है, वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई। तो वहां पर भी इस बात पर डिस्कशन किया गया कि हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। यानी जब हिंदुस्तान आजाद होगा, भारत को आजादी मिलेगी, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार बनाया जाएगा, ठीक। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वेर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, right to freedom and equality, and to protecting the rights of minority in the constitution of independent India. Both these document, अब यहाँ both these documents का मतलब क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन जो 1928 में मोतीलाल नेहरू और बाकी के कांग्रेस लीडर्स ने बनाया था, और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कब 1931 में डिस्कस किया गया। तो बोथ दीज कॉन्स्टिट्यूशन, 1928 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम बनाया, 1931 में कराची में जो डिस्कशन हुआ, दोनों में कौन कौन सी बातें इंक्लूडेड थी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी दोनों समय पर 1928 में भी और 1931 में भी लीडर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमें किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जिसमें क्या होगा,
उस कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी। देन उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, राइट टू फ्रीडम, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, राइट टू इक्वलिटी और प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। यानी हमारे लीडर्स ने 1947 से पहले ही, हमारे लीडर्स ने 1947 से पहले ही इन सब बातों पर विचार करना शुरू कर दिया था कि यदि हिंदुस्तान को आजादी मिलेगी, जब भी इंडिया आजाद होगा, उस समय हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को वर्कआउट करेंगे। ओके, so some basic values were accepted by all leaders much before the constituent assembly met to deliberate on the constitution। इस प्रकार से क्या हुआ था, हमारे जो लीडर्स थे, ठीक है, just a minute। ठीक है, सो ये जो बेसिक वैल्यूज थी, धीरज तिवारी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस सर। हाँ ठीक है। प्रतिभा पांडे? यस सर। हाँ, अभी ज्वाइन हो गया? यस सर। यस सर। So the familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design। The familiarity with political institution of colonial rule, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, the familiarity with political institution of colonial rule, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में, किस समय पर बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1947 से पहले ही अलग अलग प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत कर दी थी। ठीक, इस लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत होने से हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्हें इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था। इसलिए जब इंडिया आजाद हुआ तो हमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को पावर डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेसिकली सच्चाई ये है कि 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के बाद बनना शुरू हुआ और हमने 1950 में जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मोर देन 75% टू 80% रूल्स एंड रेगुलेशंस और नियम वही हैं जो आजादी के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेजिस्लेचर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए और जुडिशरी के लिए बनाए थे। यानी हिंदुस्तान के संविधान में बहुत सारे कानून, लॉज, प्रोसीजर ऐसी है जो ब्रिटिश टाइम पीरियड से चली आ रही है।
यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, एज ऑन टुडे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास में है, उसके मोर देन 75% टू 80% प्रोसीजर्स ब्रिटिश टाइम पीरियड की चली आ रही है। ठीक, द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू ए फ्यू। ठीक है, जो ब्रिटिश रूल था, है ना, ब्रिटिश टाइम पीरियड के कानून में, लेजिस्लेचर में कुछ कमियां थी, सिर्फ उन कमियों को हमने क्या किया, दूर किया और हमारे लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। So the British rule had given voting rights only to a few. ब्रिटिशर्स ने मात्र कुछ लोगों को ही क्या दे करके रखे थे, वोटिंग राइट्स दे करके रखे थे। On that basis, the British had introduced very weak legislature, जिसके कारण जो लेजिस्लेचर ब्रिटिश टाइम पीरियड में बनते थे वो बहुत वीक थे। वीक से सेंस ये है कि उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को उतनी ज्यादा पावर्स नहीं थी। ठीक, इलेक्शंस वेर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिशर्स ने, है ना, अब यहाँ ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या है? ब्रिटिश इंडिया का मतलब इंडिया का वो एरिया जिस पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, डायरेक्ट शासन करते थे, डायरेक्ट रूल करते थे, और बाकी का हिंदुस्तान ऐसा था जहां पर ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। इनडायरेक्ट कंट्रोल का सेंस क्या है कि उन इलाकों में पुराने राजा महाराजा नवाब लोग शासन करते थे। जैसे हमारे यहाँ पर पास में हैदराबाद स्टेट है ना, श्रुति शर्मा, सुना है हैदराबाद शहर का नाम बेटा? बेटा हैदराबाद शहर का नाम सुना है? सर हमने सुना है। प्रतिभा? Yes. हाँ, तो हैदराबाद के आसपास किसका शासन था? नवाब का। ठीक है, तो नवाब का एरिया था, इसलिए वहां पर क्या होगा, वहां पर Indirect. कोई भी लेजिस्लेचर वगैरह के इलेक्शंस नहीं थे। वो क्या कहलाता था? प्रिंसली स्टेट्स, नेटिव स्टेट्स। तो ये जो लेजिस्लेचर्स वगैरह के इलेक्शन ब्रिटिशर्स के जमाने में हुए, वो सिर्फ कहां पर हुए? ब्रिटिश इंडिया में। कहां हुए बेटा? British India. British India. Sir, I didn't understood that what is it princely state. अच्छा, who didn't understand what is princely states? Sir, Sandhya. Sandhya, just a minute. Sometimes I could not recognize your voice, Sandhya, है ना? So I asked कि who? चलिए, just a minute. संजय, मैप दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. अब देखो, ये क्या है? हमारा प्रेजेंट डे इंडिया है। क्या है? Present day India.
पूरा का पूरा, है ना। और इसमें अब अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स शो करे हुए हैं। कैसे? तो कुछ एरिया जैसे जो ब्लू कलर में है, किस कलर में? ब्लू। ब्लू। ये वाला कलर दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर। यस सर, ब्लू। हाँ, ये जो कलर है, इस कलर में क्या था? ब्रिटिश इंडिया। क्या था? ब्रिटिश इंडिया। यानी इतने हिस्से पर कौन रूल करते थे? ब्रिटिशर्स ब्रिटिश रूल इंडिया। करते थे। ठीक है। अब ये वाला जो इलाका है, ये देखो, ये किसका था? हैदराबाद निजाम का। किसका था? हैदराबाद निजाम। यहाँ पर था मैसूर किंगडम। ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा आज का पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का इलाका मिला करके उस समय 1947 के समय पर जो हिंदुस्तान था, जो इंडिया था, उसमें दो तरीके से रूलिंग चलता था। कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट डायरेक्ट चलती थी, वहां कोई लोकल राजा महाराजा वगैरह नहीं था, समझे। और कुछ इलाका ऐसा था जहां पर क्या था बेटा? इनडायरेक्ट रूल। इनडायरेक्ट रूल था। अब इनडायरेक्ट रूल का मतलब ब्रिटिशर्स ने जो पुराने राजा महाराजा वगैरह थे, उन पुराने राजा महाराजाओं को अपने अपने एरियाज में रूल करने की परमिशन दे दी थी। ठीक है। ओके सर। संध्या, बात आई समझ में? यस सर। संध्या, तो वो जो जितने एरियाज में ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे वो ब्रिटिश इंडिया हो गया, और जितने एरियाज में कौन रूल करते थे? राजा महाराजा। वो क्या नवाब कहलाएगा महाराजा। बेटा? प्रिंसली नहीं, स्टेट्स। वो एरिया क्या कहलाएगा? प्रिंसली स्टेट। समझ में आया? यस सर। चलिए, ओके। So the time is over. The next teacher has to come in this class. Okay. So I am winding up today's session here only. Okay. That's all for today's live class. Thank you, students. Thanks.